से आप सब आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और अच्छे भी होने चाहिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, मन लगा करके प्रैक्टिस करते रहिए, बस पढ़ते रहिए। और जो मैरिड हैं, जो हाउसवाइफ हैं, उनके लिए तो मेरा यही सजेशन होगा कि काम वगैरह फिनिश करने के बाद बस बैठ जाइए और पढ़िएगा। क्योंकि देखो मेरा भी काम बस अभी जस्ट फिनिश हुआ है, आज मैं लेट हो गई। अभी 10 बज रहे हैं, 10 बजे तक मेरा काम फिनिश नहीं होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं और बेटी का एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बहुत मतलब उसका भी लोड बहुत आ रहा है, मुझे ही देखना है उसको भी और बेटे को भी मुझे ही देखना है। तो ये आते-आते 10 बज ही जाते हैं। अब मैं थोड़ा काम ज़्यादा था, तो इसलिए मैं अब निकली हूँ नहा धो के और फ्रेश होके। अभी थोड़ा और बचा हुआ है काम, लेकिन उसको मैं बाद में जाने दूँगी। अभी मैंने सोचा कि थोड़ा-सा पढ़ लूँ और मेरे पास मैसेज बहुत आ रहे हैं कि हम पीवाईक्यू कहाँ से लगाएँ। तो पीवाईक्यू लगाने के लिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उसके पीजीटी और जो एलटी और जीआईसी के क्वेश्चंस कुछ मिक्स करके दे रखे हैं, जो सिलेबस कंबाइंड है। बाकी पीवाईक्यू अगर एलटी के लिए लगा रहे हैं या जीआईसी के लिए लगा रहे हैं, तो देखो एलटी के लिए तो 2018 में ही इसका पहला एग्ज़ाम हुआ था और उससे पहले तो ये मेरिट बेस पे होती थी सिलेक्शन। तो जिनकी मेरिट हाई जाती थी उनका सिलेक्शन होता था और 2018 में फर्स्ट टाइम इसका एग्ज़ाम हुआ है। तो वो पेपर मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका जो सॉल्यूशन है, कुछ क्वेश्चंस में डाउट है कि ये क्वेश्चन का आंसर होगा या ये क्वेश्चन का आंसर होगा, तो मैंने एक पार्ट उसका डाला हुआ है कि उसका मेरे अकॉर्डिंग कौन सा सही है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हम पीवाईक्यू कहाँ से लगाएँ, तो कोई भी प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। वैसे मेरे पास तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं और भी मैंने नेट से मंगाए हैं, तो मैंने देखा है उसमें कि वही रिपीट कर कर के प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन दोबारा-दोबारा दे रखे हैं उन्होंने, तो मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। वो ₹250 का मिला, मैं नाम तो नहीं बता सकती आपको, लेकिन उसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेरे पास थे प्रीवियस ईयर के मेरे पास। तो वो बिल्कुल बेकार रहा मँगाना मेरा उसका। दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूँगी उपकार का, ये मेरे पास उपकार का ही है। तो इसमें क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, जैसे आपके कैंटिलीवर मतलब ग्रेजुएशन के जो पार्ट दे रखे हैं, वो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके किस तरीके से दिए हुए हैं, वो भी अच्छे दे रखे हैं, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। फिर जैसे पीजीटी का एग्ज़ाम आता है ना, वैसे ही उस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप वो लगाओगे ना, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें मैं एक प्रैक्टिस सेट आपके साथ शेयर करूँगी और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैंने वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया है, ये 9 प्रैक्टिस सेट है, तो आज मैं इसको लगाने वाली हूँ। तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे हम कि मैं आपको बताती भी चलूँगी कि कौन-कौन से क्वेश्चंस इसमें, किस लेवल के क्वेश्चंस इसमें एलटी में पूछे गए हैं, किस टॉपिक से, तो वो भी बताऊँगी मैं, ठीक है। तो आज हम ये लगाते हैं, इसमें से मैं आपके साथ पूरा ये प्रैक्टिस सेट शेयर कर दूँगी, आप देख लेना पूरा और आंसर भी इसका अपने अकॉर्डिंग लगाने की कोशिश करना। मैं जितने क्वेश्चंस लगाऊंगी उनका आंसर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और देखते हैं कैसा लगता है हमारा। ये प्रैक्टिस सेट है हमारा, इसमें से आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लग पा रहे हैं। इसमें मोस्टली वही क्वेश्चन है जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, या इसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। बिल्कुल वैसा ही पेपर समझ के चलिएगा, कुछ इस तरीके का ही पेपर आने वाला है। ऐसे ये इसके आंसर की दे रखी है, आप इसमें से सॉल्व करके इसके आंसर को लगाइएगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है और इसमें से
देखेंगे कोई कौन से क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सूत्र से उपग्रह के परिक्रमण काल का आवर्तकाल प्राप्त होता है। तो आवर्तकाल के लिए हमने पढ़ा है कि ये उपग्रहों की गति से संबंध उस चैप्टर से मिलेगा। टी इक्वल टू होता है 2π√r की पावर 3/gm। ठीक है, तो ये क्योंकि ये 4 अंदर जाएगा, इसमें 2 रूट में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4πr², 4π² और r³ ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए हमारा, ये आंसर हमारा ठीक है। मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, जब भी प्रैक्टिस सेट निकालती हूँ फिर मैं मैच करती हूँ, उसमें मैच करेंगे फिर हम। ये दिया हुआ है आगे, एल लंबाई, डी मोटाई तथा बी चौड़ाई वाले कैंटिलीवर का स्वतंत्र सिरा एफ बल लगाने से डेल झुक जाता है। यानी ये एक ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कैंटिलीवर दे रखा है। ठीक है, कैंटिलीवर का स्वतंत्र सिरा, कैंटिलीवर कुछ इस तरीके से होता है, एक रोड टाइप मान सकते हो आप कैंटिलीवर को। जब हम उस पर एक सिरे को फिक्स रखते हुए दूसरे सिरे, स्वतंत्र सिरे पर कोई बल एफ लगाते हैं, एफ बल लगाया गया है, तो ये कितना यहाँ से झुक गया है, ऐसे करके इस तरीके से झुक जाता है ये ना। तो ये कितना झुक गया, मान लो डेल झुक गया। तो इसके लिए जो कैंटिलीवर है वो उसकी मोटाई दे रखी है डी और चौड़ाई दे रखी है बी। तो हमारे पास सूत्र होता है इसका अवनवन y = होता है जो कैंटिलीवर का कितना झुकाव डालेगा, y या स्मॉल y ले सकते हैं हम। ये हो जाएगा W यानी आप इसको बल मान सकते हो, L³/3yIg, जहाँ क्योंकि ये एक L लंबाई और D मोटाई और B चौड़ाई का कैंटिलीवर है, तो कैंटिलीवर के लिए Ig जो होता है इसे हम बंकन आघूर्ण बोलते हैं। Ig इसका मान होता है B/3/12 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसकी Ig की वैल्यू रखेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास WL³/3y BD/3/12। ये 12 इससे 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 4 ऊपर आएगा तो हो जाएगा हमारे पास 4W की जगह हम इतना बल कितना लगाया गया है F, तो हम यहाँ पे W की जगह यानी mg ले सकते हैं इसे, तो F ले सकते हैं। W = mg यानी कितना बल लगाया गया, भार कितना लगाया गया है वो F के इक्वल हो। तो यहाँ पे F × L³ ये हो जाएगा 4, ये वाला ऊपर आएगा और ये आ जाएगा YBD/3। ये फार्मूला बन गया। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, डेल। वो कह रहा है कि L लंबाई, D मोटाई और B चौड़ाई वाले कैंटिलीवर का स्वतंत्र सिरा F बल लगाने से डेल झुक जाता है। उसी पदार्थ के बने दूसरे कैंटिलीवर का सिरा जिसकी लंबाई 2L, मोटाई 2D तथा चौड़ाई 2D है, स्वतंत्र सिरे पर 1/2F बल लगाने से झुक जाएगा। तो ये कितना झुक जाएगा हमारा, अब इस बार हमें लंबाई 2L लेनी है, चौड़ाई हमारी B की वैल्यू रहेगी 2B। ठीक है, और D की वैल्यू रहेगी, चौड़ाई की वैल्यू रहेगी, मोटाई रहेगी हमारी 2D। तो हम जब ये वैल्यू रखेंगे इसमें y = अब के रख दो, और बल कितना रह जाएगा F/2 लेंगे, बल को F/2 लिया है, इंटू L³ कितनी लेंगे 2L/3 और ये y 4 इसमें ऑलरेडी था ही इस फार्मूले में, V की वैल्यू 2B और D की वैल्यू 2D/3। आप देखो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करेंगे, ये पावर 3 है, 2/3 होगी, यहाँ से भी 2/3 होगी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर L/3 बचाओ, यहाँ पर D/3 रह गया और ये 2 नीचे आएगा, इसको हम कैंसिल नहीं करते क्योंकि यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, इसकी 4F L/3 और YBD/3 = डेल। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकती हूँ ऐसे, ये यहाँ पर जाएगा यानी 1/4 इंटू, एक साथ लिख सकते हैं 4F × L/3/V और D/3। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू तो डेल की निकाली ना, उसने दे रखा है कितना झुक रहा था, डेल झुक जाता है
जब लंबाई 12, चौड़ाई मोटाई 2d और चौड़ाई 2b हो जाती है तो स्वतंत्र सिरे से झुकाव कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो। ये वैल्यू किसकी है, डेल की, या हम डिवाइड कर भी कर सकते हैं, वो सबका अलग अलग मेथड होता है कैलकुलेशन करने का। डेल अपॉन 4, तो आंसर कितना आया इसका, डेल अपॉन 4। ठीक है, तो इसमें बी आंसर इसका सही होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 2 का बी। मैं इस तरीके से ही सॉल्व करती हूँ, फिर बाद में मैच करेंगे जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे उनको। एक वस्तु जिसका विस्थापन y समय t और सेकेंड के साथ हो तो y इक्वल टू इतने दे रखा है के अनुसार बदलता है, कितने समय के पश्चात विराम स्थिति में आ जाएगा। कितने समय के पश्चात विराम स्थिति में आ जाएगा, यानी कि जो अंतिम वेग है उसका, विराम स्थिति में आने के बाद उसका जो वेग है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विराम स्थिति में तभी तो आएगा जब उसका वेग शून्य होगा। तो हम ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि इसको डी वाई, इसका वेग कितना होता है, क्योंकि ये विस्थापन दिया हुआ है, अगर वेग निकालना हो तो डी वाई अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, वेग के इक्वल होता है ना, डी वाई अपॉन डी टी। विस्थापन का समय के साथ जब हम अवकलन करते हैं तो वो वेग प्राप्त होता है। अब ये कितना आ जाएगा, -2/3। इसका टी स्क्वायर का क्या करो, डी वाई डी अपॉन डी टी, टी स्क्वायर कर दो, ठीक है, +16 इसका टी का डी टी अपॉन इसका भी टी के रेस्पेक्ट में, +2 का करेंगे तो ये तो शून्य हो ही जाएगा। अब दोबारा लिखेंगे v कितना आ जाएगा, शून्य, क्योंकि वो विराम में आ जा रहा है तो वेग कितना होगा, शून्य होगा। उसका -2/3 और ये आ जाएगा 2t और ये हो जाएगा +16। ओके, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, पहले मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से, 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 4 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 के इधर अपॉन में 4 जाएगा तो ये पूरा 0, फिर वैसे ही ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3, अच्छा चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे बजा -t प्लस के, ये 4 रहा तो 4 एलसीएम ले लेंगे ना 3, तो ये 12 हो जाएगा अपॉन 3, ठीक है, 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के साथ तो ये पूरा 0, यानी t -t + 12 = 0, तो t हमारा आया है 12 सेकेंड। अब इसका सी ऑप्शन सही होना चाहिए, तो थर्ड का हम यहाँ पर थर्ड का सी लगा देंगे। ओके, इन्हें बहुत स्पीडली करना है ना। एक ऊर्ध्वाधर छड़ के ऊपरी सिरे को, ये क्वेश्चन दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ के ऊपरी सिरे को क्लैंप करके नीचे के सिरे से ऐंठा जाता है, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर सिरा है और उसको क्लैंप करके नीचे से ऐंठा जाता है, तो छड़ के विभिन्न क्षैतिज तल घूमेंगे। छड़ के ऊपर से ऐसे क्लैंप कर दिया इस रोड को, और इस रोड को यहाँ से पकड़ करके ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है, तो कोण तो क्या आएगा, ऐंठन, इसको नीचे से पकड़ के इस तरीके से घुमा दिया जाता है, तो इसमें कुछ ऐंठन हो जाएगी। तो वो कैसी होगी, विभिन्न विभिन्न परतों के बीच में, छड़ के विभिन्न क्षैतिज तल के बीच में, तो क्या हो जाएगी, उनका जो क्षैतिज तल में जो उनका एंगल है वो नीचे की ओर बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से। छड़ के विभिन्न क्षैतिज तल घूमेंगे, ऐंठन कोण बराबर होंगे नहीं, छड़ के विभिन्न क्षैतिज तल बराबर नहीं होंगे, बराबर एंगल नहीं आएगा उनमें घुमाने के से, नीचे ज़्यादा एंगल आएगा, तो कौन सा है, अपरूपण कोण के बराबर कोण से कोण जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, नहीं ऊपर की ओर कम रहेगा, कोण जो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है। आप किसी भी रोड को ऊपर से फिक्स कर करके और नीचे से उसको थीटा कोण से एंगल से घुमा के देखना, फिर उसका जो एंगल है मतलब विभिन्न परतों के बीच में वो नीचे से ऊपर की ओर, यानी कोण जो ऊपर से नीचे की ओर, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो नीचे वाले में सबसे ज़्यादा विकृति होगी, यानी कि वो कोण बढ़ता चला जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा मेरे अकॉर्डिंगली। तो मैं इसका फोर्थ का डी ऑप्शन लगाऊंगी, फोर्थ के डी के साथ जाऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कांच, देखो इसमें मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये समझ के छोड़ लो कि इस टाइप का क्वेश्चन कैंटिलीवर का LT ग्रेड के पहले तो एक ही पेपर हुआ था उसमें आया था, तो कैंटिलीवर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये दो कांच पट्टिका, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दो कांच पट्टिकाओं के बीच पानी की एक बूंद दबाई जाती है, यानी ये इस तरीके से ये पट्टिकाएं हैं, कुछ क्षेत्रफल रखती हैं
ऐसे करके, और इनके बीच में जो है ये लेयर पानी की बनाई जाती है, दबाई जाती है, जिससे पानी की फिल्म का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा मोटाई 0.1 मिमी हो जाती है। तो पट्टिकाओं को अलग करने के लिए आवश्यक बल का मान हमें डाइन में निकालना है। हमें किस में निकालना है? डाइन में। ये इसकी वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर पानी का प्रस्थ नाप दिया हुआ है 80 डाइन पर सेंटीमीटर। अगर ना याद हो तो ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है प्रस्थ नाप, पानी का प्रस्थ नाप 7.2 इंटू 10⁻²। यहाँ पे डाइन सेंटीमीटर दे रखा है, ये न्यूटन पर मीटर में होती है इसकी वैल्यू प्रस्थ नाप टी की। यहाँ पे डाइन में दे रखा है, हमें डाइन में ही निकालना है। कई बार ये वैल्यू नहीं दी हुई होती है, तो ये 3-4 वैल्यू जैसे पारे का, ठीक है, और हमारा पानी का, और ये कुछ चीज़ें ग्लिसरीन का, ये हमें याद होनी चाहिए कि इनके प्रस्थ नाप कितने होते हैं। तो दो कांच की पट्टिकाओं के बीच में अगर पानी की बूंद दबा दें और पानी की बूंद की जो मोटाई हो, अगर वो टी हो, पानी के बूंद की मोटाई अगर हमारी टी हो, तो जो बल लगेगा उनको अलग करने के लिए आप दबा के देखना, कांच की दो पट्टियाँ लेंगे, उनका क्षेत्रफल ए दिया हुआ है, और कांच के बीच में जो पानी की परत है उसकी मोटाई अगर टी हो, तो उनको पृथक करने के लिए जो बल होगा वो कितना लगेगा? वो लगेगा 2AT/t। टी यहाँ पर प्रस्थ नाप है, और ये जो टी है वो पानी के परत की मोटाई है, और यहाँ पर ए जो है वो क्षेत्रफल है जिन कांच की प्लेटों के बीच में वो लगाया गया है। अब ये जिससे पानी की फिल्म का क्षेत्रफल कितना? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, एफ वैल्यू दी 2AT/t। ये मान रखेंगे हम, इसमें डायरेक्ट मान रख देंगे। क्षेत्रफल, फिल्म का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? ये 2 इंटू ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर में ही रहने देंगे, तो सेंटीमीटर में ही, और टी की वैल्यू ऊपर दे रखा था 80 डाइन पर सेंटीमीटर, और यहाँ पर 0.1 दिया हुआ है मिमी में मोटाई, ये दे रखी है ना, फिल्म की जो मोटाई होगी थी 0.1 mm, स्मॉल टी की वैल्यू। तो यहाँ 1, और क्योंकि ये मिमी में है तो हम इसे सेंटीमीटर बनाएंगे, -1 कर देंगे। अब ये पॉइंट है तो ये -2 हो गया, ऊपर जाएगा तो ये 10⁻² प्लस में हो जाएगा, इसके कैंसिल कर देंगे, एक ये और एक ये, है ना। ये हो गया हमारा 10⁻4 की, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, यानी 16 आंसर आया। 16 इंटू 10⁻4, तो आंसर हमारा इसका 16 कहाँ पर है? देखो आंसर हमारा आया है 16 इंटू 10⁻4। ये जो फार्मूला है, ये मैं बता दूं, ये जो फार्मूला इसमें दिया गया है, तो ये फार्मूला दिया गया है पृष्ठ तनाव से, ये दिया गया है, और ये आपको इंटरमीडिएट की बुक में नहीं भी मिलेगा। तो आपके कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसमें ये पूछा गया है, और पिछली बार मैंने पेपर में देखा है, पीजीटी के पेपर में एक बार ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। अब ये 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऊष्मा संचरण एक परिवहन घटना है। ऊष्मा का संचरण हो रहा है, ऊष्मा का संचरण हो रहा है, यानी ऊष्मा संचरित हो रही है, और यह संवेग परिवहन पर आधारित है। नहीं, ऊष्मा संचरण यानी कि जब कोई ऊष्मा किसी चालक से, मान लो ये कोई पृष्ठ है और इससे क्यू ऊष्मा ऐसे करके संचरित हो रही है ना, तो जब क्यू ऊष्मा इसमें संचरित हो रही है, इसका मतलब इसमें संवेग का स्थानांतरण हो रहा है क्या? नहीं। संवेग का परिवहन होगा क्या इसमें? नहीं, क्योंकि क्यू ऊर्जा संचरित हो रही है, इसका मतलब इसमें ऊर्जा का संचरण होगा। किसका संचरण होगा? ऊर्जा का। इसमें संवेग का नहीं होगा। जब यहाँ पे श्यानता दे रखी हो, अगर के श्यानता का संचालन हो रहा है, तो यहाँ पे संवेग का परिवहन ठीक होगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है विसरण, विसरण यानी द्रव्यमान का स्थानांतरण जब हो, यानी द्रव्यमान का परिवहन हो। दूसरा होता है ऊष्मा, ऊष्मा में अगर ऊर्जा का परिवहन होता है, और जो हमारा संवेग का परिवहन होता है वो होता है हमारा श्यानता में। तो ये तो सही है कि ऊष्मा संचालन एक परिवहन घटना है। हाँ है, 3 तरीके की ये परिवहन घटनाएं दी हुई हैं, और भी होती हैं। तो इसमें किस किस का संचरण? तो ऊष्मा का अगर संचालन हो रहा है तो उसमें हमारा संवेग का नहीं, ऊर्जा का परिवहन पर आधारित होगी वो घटना। तो इसमें से 1 और 2 दोनों असत्य है। नहीं, ये तो सत्य है, ऊष्मा संचालक एक परिवहन घटना है। हाँ,
और ये 1 और 2 दोनों सत्य हैं, नहीं ये भी गलत है, 1 सत्य है और 2 असत्य है, यानी संवेग परिवहन पर आधारित है, नहीं ये ऊष्मा संचरण ऊर्जा परिवहन पर आधारित है। तो इसका सी ऑप्शन के साथ में जाऊंगी, इसका आंसर सी होगा, बाद में मैच कर लेंगे कितने क्वेश्चन। तो ये होगा सी 6 का। 5th का कौन सा लगाया था हमने, 5th का यहाँ पर लगाया था सी, ठीक है, और 6 का हमारा आंसर आ जाएगा इसमें सी। ठीक से ये मैच करने में कई बार मेरे साथ ये बहुत बार मिस्टेक हुआ है, पिछली बार पीजीटी में भी हुआ था ये मिस्टेक मेरे से कि मैंने गलत ऑप्शन टिक कर दिए थे। तो बहुत केयरफुली वहाँ पे ध्यान रहना है कि कुछ छूटे ना, ये जब सिलेक्शन नहीं होना होता तो ये मिस्टेक हो जाती है। देखो, उच्च आवृत्ति के वैद्युत चुंबकीय कंपनों को उच्च आवृत्ति के यांत्रिक कंपनों में निम्नलिखित का उपयोग करके बदला जा सकता है। एक तो हो जाए केवल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले तो यही पता करना है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जब हम किसी पे भी दाब आरोपित करते हैं। कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, तो उस पर अगर हम दाब यानी प्रेशराइज करते हैं उसको, तो उसमें यांत्रिक कार्य किया जाता है। दाब आरोपित कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको यांत्रिक कार्य कर रहे हैं, तो वो उसके बाद उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैसी? इलेक्ट्रिक, यानी कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वह प्रभाव होता है जिसमें हम कोई भी किसी पृष्ठ पर अगर दाब आरोपित करते हैं या तो वो विकृत हो जाती है, जिसके कारण उसमें वैद्युत ऊर्जा संचरित होती है। तो इसका उपयोग जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका उपयोग हम करते हैं जैसे लाइटर होता है। लाइटर में क्या करते हैं, पीछे से प्रेशर देते हैं और आगे से एक छोटी सी चिंगारी चलती है, तो वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही आधारित होती है। दूसरा हाँ, उच्च आवृत्ति के, तो ये रिवर्स भी होती है। मतलब आप अगर किसी ऐसे क्रिस्टल पर अगर मतलब हम अगर वैद्युत ऊर्जा उस पर लगाएंगे तो वो यांत्रिक कार्य में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो सही है ना। मैग्नेटोस्टैटिक्शन, ये कुछ प्रभाव, ये भी ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इसमें जानने के लिए हमें दो आपके, एक तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक मैग्नेटोस्टैटिक्शन इफेक्ट, दोनों ही इफेक्ट के बारे में आप नेट से पढ़िएगा। ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे करके समझ में आ जाएंगे, तो इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये मैंने टिक भी किया था क्योंकि मैंने ये जब मैं पीछे भी ये क्वेश्चंस एक बार दे रखा था इसी सेट में, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था इसको, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और मैग्नेटोस्टैटिक्शन इफेक्ट क्या होता है। तो ये पढ़ लेना। इसका सी ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे क्योंकि उसको, यानी उच्च आवृत्ति का, जब हम वैद्युत चुंबकीय कंपनों को उच्च आवृत्ति के यांत्रिक कंपनों में निम्नलिखित का उपयोग करके बदला जा सकता है। अगर हम विद्युत ऊर्जा को, या हम ऐसे भी कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, तो उसकी आवृत्ति ही तो बदल रहे हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन उपयुक्त ए और बी इसका सही। मैं 7 के साथ जाऊंगी इसमें, ठीक है। मैंने 7 यहाँ पर टिक कर दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान माइक्रोफोन में होता है। ये माइक्रोफोन जब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना डायफ्राम कुंडली में, तो ये माइक्रोफोन जो होता है एक गतिमान माइक्रोफोन में डायफ्राम कुंडली में जुड़ा होता है, जो एक प्रबल चुंबक के वायु अंतर में रखा जाता है। इसका ये ऑप्शन सही होगा। डायफ्राम माइक्रोफोन इसमें डायफ्राम कुंडली में जुड़ा होता है। लेंसों में गोलीय विपतन का कारण है। लेंसों में गोलीय विपतन का कारण क्या है? गोलीय विपतन कब उत्पन्न होता है? एक तो हमारी होती हैं ये वाली किरणें, जैसे ये कोई लेंस है, लेंस के पास में जो इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी किरणें पास में, और जो दूर में जो किरणें होती हैं उनके जो प्रतिबिंब बनते हैं, है ना, वो अलग अलग बनते हैं। तो यहाँ से जो हमारा ये होता है, ये गोलीय विपतन कहलाता है कि इसकी यानी उपाक्षीय किरणें और ये होती हैं सीमांत किरणें। तो इनके बीच में जो अलग अलग कारण होता है, यानी ये सीमांत किरणें और उपाक्षीय किरणों के द्वारा जो फोकस हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है, उस कारण से हमारा गोलीय विपतन उत्पन्न होता है। तो इसमें सीमांत किरणों के लिए उपाक्षीय किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होती है। नहीं, उपाक्षीय किरणें जो होती हैं उनके लिए सीमांत किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होती है। यानी सीमांत किरणें जब हम अपवर्तित होंगी किसी भी लेंस से, तो वो ज़्यादा दूर फोकस होंगी। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि उपाक्षीय किरणों के लिए सीमांत किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो मैं इसके साथ 8 का
बी ऑप्शन के साथ जाएंगे और हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सेकंड क्वेश्चन वहाँ से मिल गया। तो दो पृथक रखे, देखो ये क्वेश्चन है, दो पृथक रखे F1 व F2 फोकस दूरी वाले समांतर लेंसों के अवर्णक होने के लिए ठीक है पार्थक्य होना चाहिए। यानी अवर्णक होने के लिए एक होता है गोलीय विपतन, एक होता है वर्ण विपतन। तो वर्ण विपतन जब उत्पन्न होगा, ये इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि गोलीय विपतन को दूर करने के लिए हम दो लेंस को किस तरीके से उपयोग करें, कितनी दूरी उनके बीच में होनी चाहिए, और अवर्णक होने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए। तो इसका ए आंसर सही है कि अवर्णक होने के लिए जो उनके बीच में शर्त है वो ये है F1 + F2/2, ये वाली कंडीशन। तो इसका 10th का 9th का था हमारा बी और 10th का था हमारा ए। तो मैंने ये ए लगा दिया है, ठीक है। दो पतले लेंसों, एक क्राउन कांच का तथा दूसरा फ्लिंट कांच का है ना, को मिलाकर के एक अवर्णक दीर्घ बनाया जाता है। इसमें देखो जो फ्लिंट कांच है और एक है क्राउन कांच, तो उनकी ये Ω1 और Ω2 दे रखी है। इन लेंसों की फोकस दूरियों की निष्पत्ति होगी, है ना। तो जब हम अवर्णकता का वो लगाते हैं उसमें, तो ये फार्मूला होता है कि कौन कौन से लेंस दे रखे हैं। एक तो दे रखा है फ्लिंट लेंस, तो फ्लिंट लेंस की फोकस दूरी F मान लो प्लस ओमेगा क्राउन कांच है, तो ये क्राउन कांच की मान लो इक्वल्स टू इनका 0 होता है। हमें क्या मानना है, इन लेंसों की फोकस दूरियों की निष्पत्ति। पहले क्या दे रखा है, क्राउन कांच और दूसरा फ्लिंट कांच। क्राउन कांच ये है, ये ऊपर आना चाहिए, तो ΩF/FF बराबर हो जाएगा Ωc/FC। अब इसको इधर ले आएंगे और इसको नीचे ले आएंगे माइनस में, तो FC/F इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के Ωc/ ये कितना है ΩF। यहाँ पे मान रख दो। फ्लिंट कांच की कितनी दी, क्राउन कांच की पहले रखेंगे ना, तो क्राउन कांच की कितनी दे रखी है 0.FC/F। फ्लिंट कांच ये दी हुई है 0.016 अपॉन ये दी हुई है 0.027। ओके, अब इनको हम कैंसिल कर लेंगे। ये तो जा ही नहीं रहा है 27 से किसके 16, हमें माइनस में नहीं निकालना ना, फोकस दूरियों में निष्पत्ति तो निकालनी है, तो हमें प्लस साइन को छोड़ देंगे और यहाँ पर हम मान रखेंगे 27 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो ये जाएगा 6 बार आई थिंक 6 सत्ती 42 4 के 6 तो नहीं 12 13 14 15 16, हाँ लगभग 0.6 टाइम। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, तो हम इसके सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 11 का सी, ठीक है। किसी भी अवर्णक होने के लिए ये शर्त होती है, यहाँ जो होता है ना वो अवर्णक होने के लिए, यानी अगर दो लेंस दिए गए हैं, उनकी फोकस दूरियां मान लो उनकी वर्ण विक्षेपण क्षमताएं दे रखी है Ω1 और Ω2। यहाँ पे फ्लिंट कांच दे रखा है तो फ्लिंट कांच की रख देंगे F1 फ्लिंट कांच FF और क्राउन कांच के लिए FC। तो ये होता है Ω1/F1 + Ω2/F2 इक्वल्स टू 0। ये अवर्णक होने के लिए कंडीशन होती है, तो इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। यहाँ पे 1 की जगह क्राउन कांच दे रखा है, यहाँ पे 2 की जगह हमारे क्या दे रखा है फ्लिंट कांच, तो वहाँ पे हम रख देते हैं मान। कई बार क्या होता है इनकी वर्ण विक्षेपण क्षमताओं में अनुपात पूछ लेता है, तो हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि फ्लिंट कांच के लिए और क्राउन कांच के लिए जो हमारी फोकस दूरी होती है वो क्या होती है। तो याद रखना, जो फोकस दूरी होती है फ्लिंट कांच के लिए वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्राउन कांच। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, ठीक है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसकी लंबाई L तथा ऊंचाई h है। एक स्थिर प्रेक्षक को उसकी लंबाई और ऊंचाई निम्नलिखित प्रतीत होती है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना आपके उसमें भी आया है, हमारे उसमें भी आया है अल्टीग्रेड में, उसमें और इसमें ये कंपेयर था। देखो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कार सड़क पे ऐसे, ये कोई सड़क है, इस सड़क पर ये कोई कार है मान लो, ठीक है, ये कार है और ये दौड़ रही है, तो इसका मतलब है इसकी लंबाई अगर L है, तो क्योंकि ये चल रही है किसी वेग से, तो सिर्फ इसकी लंबाई प्रभावित होगी। इसकी जो ऊंचाई है ना, ये इसकी ऊंचाई पर इसके चलने का एक सीधी रेखा में, यानी सड़क पर चलने का इसकी ऊंचाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन उसमें भी आया है, LT में भी इसी तरीके का क्वेश्चन था। उसमें एक आयताकार घन दे रखा था, उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी थी, तो उसका
हमें बताना था एक किनारे से देखने पर अगर वो चल रहा है तो उसका आयतन बताना था। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, मैंने उसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो इस तरीके से जब कोई कार यहाँ ऐसे, ये कार अगर जा रही है, सपोज ये कार है, ये अगर जा रही है सड़क पर, तो सिर्फ इसकी लंबाई प्रभावित होगी चलने के कारण, v वेग से चलने के कारण। जो दूसरा ये सापेक्षिकता का सिद्धांत कहलाता है, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है कि अगर कोई पिंड चल रहा है तो उसकी लंबाई प्रभावित हो जाती है। अगर इनिशियल वैल्यू उसकी l थी तो बाद में जो उसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी लंबाई में जो हमें परिवर्तन दिखाई देगा वो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ऊंचाई इसकी h ही रहने वाली है, तो हम इसको h ही रखेंगे, यानी ऊंचाई इसकी क्या होगी, h ही होगी। तो d, ये और ये ऑप्शन सही लग रहे हैं मेरे को, है ना। तो इन दोनों में देख लेते हैं, क्योंकि ये तो नहीं होगा। गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है, लंबाई किस, ऊंचाई तो यही रहेगी, लंबाई किसके अकॉर्डिंग रहेगी, ये L0√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये दे रखा है यहाँ पे गामा, ये 1 अपॉन में दे रखी है। ठीक है, ये 10 टू द पावर सोल्व करके आई होगी। जब हम v और c को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 टू द पावर माइनस के 14 आ गई। ओके, हाँ, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि L अपॉन गामा है ना, जब गामा की वैल्यू रखेंगे L अपॉन 1 अपॉन कितना है 1 माइनस 10 माइनस के 14, ये ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, L इंटू 1 माइनस रूट में 10 टू द पावर माइनस के 14। तो हमारी लंबाई इसके अकॉर्डिंग और ऊंचाई इसकी है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बस हम ये क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर। दो असमान धातुओं के सम्मिलन वाले परिपथ में यदि धारा प्रवाहित की जा रही है, दो क्या है, असमान धातु के ज्वाइंट है। मान लो एक धातु ये है, एक धातु ये है, तो इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है इनके ज्वाइंट पर। ठीक है, तब धारा की दिशा पर निर्भर करते हुए या तो संधि पर ऊष्मा का निकाश होता है या अवशोषण होता है। यह प्रवाह क्या कहलाता है, तो जब ऊष्मा अवशोषित, जब संधि पर ऐसे अगर हम कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो या तो संधि पर ऊष्मा, ये दो संधियाँ होती हैं, एक तो ये हो गई एक ये हो गई। तो जब हम धारा प्रवाहित करते हैं संधि पर इस तरीके से, तो या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या फिर ऊष्मा हमारी अवशोषित होती है। तो वो कौन सा प्रभाव कहलाता है, देखो ये 4 तरीके के इफेक्ट होते हैं। एक तो जूल थॉम्सन इफेक्ट, एक वो जूल प्रभाव, एक होता है सीबक प्रभाव, एक होता है थॉम्सन प्रभाव और एक होता है पेल्टियर प्रभाव। तो इसमें थॉम्सन प्रभाव में तो एक छड़ लेते हैं, छड़ को हीट किया जाता है ऐसे करके, और तब ऊष्मा का संचरण होता है अलग अलग उसमें। ठीक है, अवशोषित होती है या, तो इसमें तो एक समान छड़ होती है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दो विभिन्न धातुओं की क्या है संधि पर ऊष्मा। इसमें होता है सीबेक प्रभाव में ये कंडीशन होती है, लेकिन उसमें ऊष्मा नहीं, उसमें विद्युत बल, हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत ये भी नहीं है, तो इस ये है पेल्टियर प्रभाव। एक ऐसा प्रभाव होता है जिसमें हम संधि पर अगर कुछ धारा प्रवाहित करते हैं तो संधि पर तो जो धारा की दिशा पर निर्भर करते हुए या तो वो संधि पर ऊष्मा का अवशोषण होगा या ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये पेल्टियर प्रभाव है, इसलिए ए ऑप्शन इसका 13 का ए ऑप्शन हमारा सही होगा, इसलिए हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। 13 12 का कौन सा लगाया था हमने, डी, और 13 का हमने लगाया है ए। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इनको देख लेना और अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना। ये देखो पढ़ लो, ये पेल्टियर प्रभाव है, इसमें से मैं बता देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया है। एक ये तो फैराडे, ये तो आपके केमिस्ट्री में भी है और वो इसमें भी है। जब पढ़ेंगे तो इजी लगेगा चैप्टर, है ना, कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ेंगे। इसमें से हम आंसर मैच करते हैं, क्या क्या है। फर्स्ट का बी ठीक है, सेकंड का बी ठीक है, थर्ड का सी ठीक है, फोर्थ का डी, सी, 6 का सी, ना 6 का सी, और 7 का सी, 8 का ही गड़बड़ा रहा है, देखते हैं बाद में। 9th का बी, 10th का ए, 11th का सी, 12th का डी और 13 का ए। ये 13 क्वेश्चन ये सही है, इसमें से एक गलत हो गया, इसका क्या है, 8 का ए आया है।
8 का ए, ओ गॉड, देखो ये मिस्टेक हो जाती है। हमने सॉल्व करते हुए गतिमान माइक्रोफ्राम में डायफ्राम कुंडली से जुड़ा होता है, यही लगाया था, लेकिन मैंने इसमें बी लिखा है, जबकि मैंने ये ऑप्शन लगाया था। ए सही है इसका। तुम्हारा ये गलती हम वहीं एग्ज़ाम में भी करते हैं यार। ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं जब हमारा सिलेक्शन नहीं होना होता। मतलब ये चीज़ें सभी के साथ होती हैं, नॉट ओनली मी, या किसी पर्टिकुलर के साथ नहीं। अगर आप 50 क्वेश्चन सही करोगे तो उसमें से 50 में से मान के धरना 4-5 तो इसी तरीके से आपके ऑप्शन वाइज के आपने कुछ कोई ऑप्शन अलग भर दिया, कोई ऑप्शन अलग भर दिया, वो चीज़ें होती ही है। तो प्रैक्टिस सेट के लगाइएगा इसमें से और करिएगा। ओके बाय।